बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ओ लेवल्स में हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्लासिफिकेशन। जैसे कि आपको पता है कि ये क्लासिफिकेशन का चैप्टर न्यूली सिलेबस में ऐड हुआ है और क्लासिफिकेशन का ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम इस चैप्टर में तमाम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे और हम ये पढ़ेंगे कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया है। तो स्टार्ट करते हैं। आपके लिए मैंने तमाम चैप्टर्स के नोट्स बनाए हुए हैं और मेरे पास अवेलेबल हैं। जिन स्टूडेंट्स को चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो मुझसे ले सकते हैं। मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, मुझे वहाँ पर मैसेज करें और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर भी एडेड है, या मुझसे वैसे मैसेज करके आप ले सकते हैं और ये तमाम नोट्स, इनके वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन को सबसे पहले हमें समझना होगा कि बेसिकली क्लासिफिकेशन की जरूरत ही महसूस क्यों हुई और क्लासिफिकेशन है क्या। देखें, हमारे पास एक कमरे में बहुत सी किताबों का एक ढेर लगा हुआ है और दूसरी तरफ उसी कमरे के अंदर बहुत सी किताबें शेल्फ में लगी हुई हैं, उनके टाइटल्स लगे हुए हैं कि इस शेल्फ में केमिस्ट्री की बुक है और इस शेल्फ में बायो की और इसमें मैथ की बुक है। मैं दो स्टूडेंट्स लेता हूँ। एक स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ कि आप जाएं और इस किताबों के जो ढेर है यहाँ से बायो की बुक निकाल कर लेकर आएं, जबकि दूसरे स्टूडेंट को मैं कहता हूँ कि जाएं और बायो की बुक लेकर आएं। तो बताइए स्टूडेंट्स, किसको कम वक्त लगेगा? यकीनन वो स्टूडेंट जो शेल्फ में जाएगा और जहाँ पे बुक्स अरेंज हुई हुई हैं वहाँ पर बायो के टाइटल में से लगी हुई किताब निकाल कर ले आएगा, जबकि इस बच्चे को जो किताबों के ढेर में से किताबें तलाश कर रहा है वहां से बायो की बुक निकालने में उसे डेफिनेटली वक्त लगेगा। साइंटिस्ट ने जब बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया तो उनके लिए स्टडी करना मुश्किल हो गया और साइंटिस्ट ने ये डेफिनेटली एक सिस्टम अरेंज किया कि किस तरह आसानी की जाए कि हमें पता चल जाए कि उड़ने वाले जानवर इस ग्रुप में हैं, तैरने वाले जानवर इस ग्रुप में हैं और फल देने वाले पौधे इस ग्रुप में हैं। और जो हमारे इंसेक्ट्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए भी मुख्तलिफ ग्रुप बनाए गए। लेकिन इन ग्रुपों की तकसीम से पहले एरिस्टोटल ने सबसे पहले दुनिया को क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और उसने कहा कि दुनिया में दो ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और उसी ने ही दुनिया को बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग में फर्क क्या होते हैं। इसलिए हमारे चैप्टर की इब्तिदा जो है वो लिस्टिंग एंड डिस्क्राइबिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक जिंदा चीज और एक मुर्दा या बेजान चीज में क्या फर्क है। जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे शो मूवमेंट। देखिए, मैंने यहाँ पर भी यहाँ डायग्रामेटिकली भी शो किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे दे मूव, दे चेंज देयर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये उनका करेक्टर है, उससे पहचाने कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग। दूसरा, रेस्पायरेशन। स्टूडेंट, रेस्पायरेशन हम पहले भी बात कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। रेस्पायरेशन है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द सेल, और ग्लूकोज के टूटने से एनर्जी का पैदा होना। माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनेली है जहाँ पर ये प्रोसेस होता है सेल के अंदर। तो जनाब, जो जो ऑर्गेनिज्म या जो भी चीज रेस्पायर करेगी मैं उसे जिंदा मानूंगा, मैं उसे लिविंग मानूंगा कि वो रेस्पायर कर रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक करके वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद है सेंसिटिविटी। देखिए, सेंसिटिविटी भी डेफिनेटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स का करेक्टर है। एक्सटर्नल या इंटरनल किसी भी फैक्टर स्टिमुलाई की वजह से वो रिस्पांस शो करते हैं, उस रिस्पांस को हम सेंसिटिविटी कहते हैं। देखिए जी, लोहे का एक गेट है या एक लकड़ी का आपका मेज है, उसमें आप जो मर्जी उन्हें डंडों से मारें या जैसा मर्जी बिहेव करें, दे डू नॉट शो एनी रिस्पॉन्स। तो देखिए, सेंसिटिविटी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का करेक्टर है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो तेज रोशनी, धूप, टेम्परेचर, पीएच और टच इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करेगा। तो इस सेंसिटिविटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ग्रोथ। देखिए, आपने 10 साल पहले जो बेड लिया था आज भी वो उतना ही है। जो टेबल चेयर आपके पास 20 साल पहले थे आज भी वो उतने ही है। लेकिन एक पौधा जो आपने बीज की सूरत में लगाया था 20 साल के बाद वो बहुत बड़ा हो चुका हुआ है। या ऐसा पेट, कोई बिल्लियां या डॉग्स आपने अपने घर में छोटे बच्चे लेके पाले थे तो अब वो काफी बड़े हो गए हुए हैं। तो ग्रोथ डेफिनेटली इंक्रीज इन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म
इज कॉल्ड ग्रोथ। तो ग्रोथ जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक जबरदस्त करेक्टर है और ये पहचान है कि ये लिविंग है। एक्सक्रीशन, देखिए एक्सक्रीशन जो है यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट का रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, जिस्म में से जहरीले मटेरियल्स का निकलना पसीने की सूरत में, पेशाब की सूरत में, ये कहलाता है एक्सक्रीशन। और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वही एक्सक्रीट करते हैं। इसके बाद है न्यूट्रिशन। यकीनन खुराक, हमें फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो न्यूट्रिशन का मतलब है हमारी खुराक। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपनी फूड खुद बना लेते हैं, जबकि जानवर जो हैं वो दूसरों से हासिल करते हैं। हम भी एनिमल्स में आते हैं। तो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। जो बेजान हैं, जो नॉन लिविंग है, उन्हें तो फूड की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आखिर में है जनाब रिप्रोडक्शन। जी बिल्कुल, रिप्रोडक्शन। तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी तरह के दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, प्लांट्स सीड्स पैदा करते हैं और उन सीड्स की मदद से वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। जबकि नॉन लिविंग मटेरियल, जो आपके पास एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ है, जो आपके पास एक ब्रिक पड़ी हुई है, ईंट पड़ी हुई है, या कोई भी लिविंग एक स्टोन पड़ा हुआ है, वो अपनी तरह के नए स्टोन्स नहीं पैदा करते। तो रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक ज़बरदस्त करेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो स्टूडेंट्स, ये वो तमाम बेसिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जिनको हमें याद करना है और समझना है कि ये अगर होंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो हम उसको लिविंग मानेंगे। अच्छा, अब हमारे लर्निंग आउटकम्स में ओ लेवल्स के कैम्ब्रिज के सिलेबस में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड यूज ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। देखिए, पहले तो हमें ये बात समझ में आ गई कि क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही महसूस क्यों हुई। क्लासिफिकेशन की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि हाँ, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने अरेंज करना था ऑर्गेनिजम्स को इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो अब अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया। तो classification is defined as divide the organism into groups. The groups which have a similar characters and features. और जो ग्रुपिंग वाला सिस्टम था कि जनाब उड़ने वाले अलहदा कर दें, तैरने वाले अलहदा कर दें, दूध देने वाले जानवर अलहदा कर दें, इनके ग्रुप्स बना लिए गए। लेकिन जब भी कोई नया ऑर्गेनिज्म हमें मिलता है, प्लांट या एनिमल, तो उसको हम किस में रखें, उसके लिए हम उसके फीचर्स को स्टडी करते हैं। हम उसके एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर, उसकी फिजियोलॉजी, उसके फंक्शन, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी बैरूनी शक्ल सूरत साख्त को स्टडी करते हैं। और उसके बाद हम उस ऑर्गेनिज्म को, उसके डीएनए को भी कंपेयर करते हैं कि किससे मिल रहा है। जैसे कि आपके सामने एक जबरदस्त एग्जांपल है वेल की। वेल के, आप समझते होंगे वो एक मछली है, लेकिन वेल इज नॉट अ फिश। वेल एक मैमल है, वो बच्चे पैदा करते हैं। तो हम ऑर्गेनिजम्स को सिमिलर कैरेक्टर्स की बुनियाद पर मुख्तलिफ ग्रुप्स में जब डाल देते हैं, तो उन ग्रुप्स को भी हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ता है। देखिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। देखिए, मैं स्कूल की एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा एक स्कूल है, इस स्कूल में सबसे बड़ा यूनिट जो है वो प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल के नीचे बहुत से टीचर्स हैं। हर टीचर के पास बहुत सी क्लासेस हैं। हर क्लास में बहुत से बच्चे हैं। हर बच्चे के पास बहुत सी बुक्स हैं। हर बुक में बहुत से पेजेस हैं। हर पेज पर या हर पेज में बहुत सी लाइंस हैं, सेंटेंसेस हैं। हर सेंटेंस में बहुत से वर्ड्स हैं और हर वर्ड बहुत से अल्फाबेट से मिलकर बना। तो अल्फाबेट स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया स्कूल सिस्टम का, और प्रिंसिपल जो है वो लार्जेस्ट हो गया। तो इसीलिए साइंटिस्ट ने डिवाइड किया है। सबसे बड़ा जो ऑर्गेनिजम्स का यूनिट है उसका नाम है किंगडम। तमाम दुनिया के प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंजाई, ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़े किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। आपके पास यहाँ पर लेटेस्ट 4 किंगडम्स होंगे। हर किंगडम के बहुत से फाइलम हैं। हर फाइलम में बहुत सी क्लासेस हैं। हर क्लास में बहुत से ऑर्डर हैं। हर ऑर्डर की बहुत सी फैमिलीज हैं। हर फैमिली में बहुत से जीनस हैं।
और हर जीनस के अंदर बहुत सी स्पीशीज हैं। तो स्पीशीज स्मॉलेस्ट हो गया, किंगडम लार्जेस्ट यूनिट हो गया। तो ये है हमारा लार्जेस्ट और ये हमारा स्पीशीज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। मैंने यहाँ पर ह्यूमन की क्लासिफिकेशन दी है। हमारा किंगडम है एनिमेलिया, हमारा फाइलम है कॉर्डेटा, क्लास है मैमल्स, ऑर्डर है प्राइमेट्स 5 उंगलियों वाले, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो और स्पीशी है सैपियंस। यहाँ होमो सैपियंस लिखा है क्योंकि जीनस और स्पीशी नाम को इकट्ठा लिखने से आपका साइंटिफिक नाम बन जाएगा। तो होमो सैपियंस नहीं, बेसिकली स्पीशी नेम है सैपियंस। तो स्टूडेंट्स, आपको जो याद करने हैं ना, आपको ये यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन याद करने हैं इसी तरतीब के साथ। अगर आप इस तरतीब को आगे पीछे करेंगे कि किंगडम के बाद आप क्लास ले आएंगे, क्लास के बाद फैमिली ले आएंगे, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बाकी ह्यूमन की क्लासिफिकेशन जो है, इसको आप फिलहाल ना याद करें, आप सिर्फ यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन याद कीजिए। अब यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बाद किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब डिस्कवर कर लिया जाता है, तो क्वेश्चन ये होता है कि उसको किस ग्रुप में रखा जाए, उसका साइंटिफिक नाम क्या दिया जाए। तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि साइंटिफिक नाम देने की जरूरत ही क्या है। जनाब, जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि जब 17th सेंचुरी में साइंस ने तरक्की की और साइंस कॉन्फ्रेंसेस होने लगी, तो उन साइंस कॉन्फ्रेंसेस में बहुत से ममालिक के साइंटिस्ट आते थे। तो एक ही ऑर्गेनिज्म को अपनी अपनी जुबान में वो जब नाम लेते थे तो किसी को समझ नहीं आता था। जैसे ऑनियन है, अंग्रेज ऑनियन कह रहा है, हम प्याज कह रहे हैं, इटालियन कुछ और अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं, स्पेनिश अपनी लैंग्वेज में उसका नाम ले रहे हैं। तो दुनिया भर के साइंटिस्ट ने फैसला किया 1875 में। साइंटिस्ट का नाम है कार्लियस लीनियस। उसने और उसके कोवर्कर्स ने डिसाइड किया कि हम किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को जब साइंटिफिक नाम देंगे जो कि पूरी दुनिया में सेम ही रहेगा, उसको साइंटिफिक नाम देने का एक पूरा मैकेनिज्म उसने तैयार किया। और नाम देने के सिस्टम को कहा गया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाई का मतलब दो, नोमियल नाम देना, नोमेनक्लेचर सिस्टम दो नामों वाला सिस्टम। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में उन्होंने डिसाइड ये किया कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म मिलेगा तो सबसे पहले उसे क्लासिफाई किया जाएगा। देखा जाएगा किस किंगडम का हिस्सा है, किस फाइलम में रखा जाए, किस किस क्लास में रखा जाए, किस ऑर्डर फैमिली जीनस में रखा जाए। तो जब उसकी क्लासिफिकेशन हो जाएगी, तब उसके जीनस और स्पीशी नाम को इकट्ठा लिखा जाएगा। जीनस को कैपिटल लेटर के साथ और स्पीशी नाम को लोअर केस स्मॉल लेटर के साथ लिखा जाएगा। जीनस नेम पहले आएगा, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि जीनस नेम होमो है पहले आ रहा है और एच कैपिटल है इस्तेमाल हो रहा है। और सैपियंस का स्पीशी नेम है इंसान का और स्मॉल एस से स्टार्ट हो रहा है। तो साइंटिफिक नेम बनाने के लिए जीनस और स्पीशी नेम को इकट्ठा कर दिया जाए। पहला रूल, जीनस नेम को कैपिटल से लिखा जाए। तीसरा रूल, स्पीशी नेम को स्मॉल लेटर से लिखा जाए और इनको अंडरलाइन किया जाए या इटैलिक में लिखा जाए। तो कार्लियस लिनस का ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है, ये बहुत कामयाब हुआ और इसकी कामयाबी की वजह से आज भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में स्पीशी की डेफिनेशन लिखी हुई है स्टूडेंट्स। स्पीशी की डेफिनेशन को मैं आगे यूज करूंगा, लेकिन यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। Species defined as the group of similar organisms which live together in an area at the same time, at the same place, and they can interbreed and reproduce the fertile offspring. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक जैसे ऑर्गेनिज्म का ऐसा ग्रुप जो किसी एक ही जगह में एक ही वक्त में रह रहा हो और आपस में बच्चे पैदा कर सकें और उनके बच्चे भी फर्टाइल हों, जो आगे वो भी बच्चे पैदा कर सकें। देखिए, खच्चर और घोड़ा, इन दोनों के मिलाप, सॉरी, गधा और घोड़ा, इन दोनों के मिलाप से म्यूल खच्चर पैदा होते हैं। तो खच्चर जो है, म्यूल जो है, वो फर्टाइल नहीं है, वो आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकता, इसलिए हम उसे स्पीशी नहीं मानते।
तो स्पीशी कौन है? इंसान एक स्पीशी है। इंसान पाकिस्तान का हो, इंडिया का हो, जापान का हो, मलेशिया का हो, कहीं का भी हो, रशिया का हो, जब ये आपस में शादियां करेंगे, सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे, तो इनसे बच्चे पैदा होंगे। एक स्पीशी है। बकरियां एक अलहदा स्पीशी हैं। गाय एक अलहदा स्पीशी है। ऑनियन एक अलहदा स्पीशी है। और लहसुन एक अलहदा स्पीशी है। पालक एक अलहदा स्पीशी है। तो स्पीशी जो हैं वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक जैसे हों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में उनके फर्टाइल बच्चे पैदा हों, उसे हम स्पीशी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 आपके साथ डिस्कस किया है। मैं जल्द ही इसी हफ्ते पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा, और वहां पर हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर किंगडम्स कितने हैं। जैसे मैंने आपको बताया, 4 किंगडम हैं: किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम फंजाई, किंगडम प्रोटॉक्टिस्टा। तो अब मेरे सेकंड वीडियो लेसन में आप उन किंगडम्स को डेफिनेटली मेरे साथ डिस्कस करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किंगडम्स की डिटेल अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस क्या है। अपना फीडबैक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको अगर नोट्स चाहिए, नोट्स अवेलेबल हैं एनी टाइम। यू कैन गेट थ्रू व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।